कक्षा 8वीं विषय हिंदी। तो आगे के लेक्चर में हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का जो स्वाध्याय था वो स्वाध्याय के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके बाद जो आता है आपका व्याकरण का टॉपिक। तो आपका जो व्याकरण का टॉपिक है पेज नंबर 24 पाठ्य पुस्तक में। तो उसमें पहला व्याकरण का टॉपिक है क्रिया विशेषण अवयव। तो आज आपको हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है कि क्रिया विशेषण अवयव करके हेडिंग लिखना है। उसके बाद में आपको मैं जो बताती हूँ वो पाठ्य पुस्तक में से देखकर हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। तो पहला है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा है संबोधक अवयव और तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव। तो पहला हम सीखेंगे क्रिया विशेषण अवयव। तो क्रिया विशेषण अवयव में जो क्रिया होती है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्रिया कौन से काल में होती है। यानी कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में है कि निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। उसमें देखो पहला है कि भावेश बोलता कम बोलता है। तो भावेश बोलता है कम बोलता है ज़्यादा बोलता है, जो क्रिया हो रही है ना उसके नीचे हमको अंडरलाइन करनी है। तो भावेश कम बोलता है, बोलने की क्रिया है। क्रिया जो है उसमें जो कम है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। दूसरा है साहिल झटपट तैयार हो गया। साहिल तैयार हो गया, पर कैसे तैयार हो गया? तो झटपट तैयार हो गया। धीरे से हो गया या झटपट हो गया? तो झटपट जो बताया है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। आपको पहले वाक्य को एक प्रश्न बनाकर पूछना हो, उसके अंदर जो जवाब आए ना वो उसको क्रिया बोलते हैं। तो जो क्रिया होती है, जो शब्द कर्म बताता है हमें कि ये वाक्य में क्या हो रहा है, जो होता है ना क्रिया उसके नीचे अंडरलाइन करनी होती है। तो सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। प्रतिदिन यानी कि दररोज। तो सानिया कार्यालय जाती है, तो कैसे जाती है? प्रतिदिन जाती है या कोई दिन जाती है? तो प्रतिदिन जो शब्द बताया है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। वंदना भीतर बैठी थी। तो पहले आप प्रश्न बना के पूछ सकते हो ऐसे कि वंदना कैसे बैठी थी। तो क्या क्रिया बताती है इसमें? भीतर। तो भीतर शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो आपको पहले उसकी व्याख्या लिखनी है नोटबुक में, उसके नीचे वाक्य लिखना है। तो व्याख्या में क्या लिखोगे? ये कर्म शब्द क्रिया का परिमाण करता है। और जो शब्द है कम है, झटपट है, प्रतिदिन है, भीतर है, वो शब्द क्या करते हैं कि वो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। उसको क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। कि जो शब्द है ना जो क्रिया का स्थान बताते हैं, जो क्रिया करते हैं उसको क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। तो ये आपको अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आता है दूसरा, और उसके बाद में भी देखो नीचे थोड़े वाक्य दिए गए हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आज, कल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, ज़्यादा, ये सब उसकी क्रिया विशेषण के अवयव कहते हैं। अब ये उसकी व्याख्या थी। अब दूसरा नीचे आता है संबोधक अवयव। तो पहले देखो ये वाक्य दिए गए हैं कि राम के साथ, पहले जो बॉक्स में दिखाई देता है ना वो क्या है? उसकी व्याख्या है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? उसकी व्याख्या लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्व, दूसरा नंबर लिखना और पहला क्रिया विशेषण का हेडिंग लिखना, उसकी व्याख्या लिखना, बाद में वाक्य लिखना। दूसरा है संबोधक अवयव। तो उसका भी हेडिंग लगाना, व्याख्या लिखना और उसके बाद में वाक्य। तो पहले आप व्याख्या समझो उसकी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाता है, लेकिन जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसके बाद में जो बताया
गाता है। तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराता है, उसे संबोधक अवयव कहते हैं। संबंध का बोध कराते हैं। तो राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। राम के साथ लक्ष्मण भी, तो राम के साथ जो है उसके नीचे अंडरलाइन। दूसरा है कि बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। तो बगीचे के चारों ओर वो क्या संबंध बताता है कि बगीचे के चारों ओर क्या बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। तो बगीचे के चारों ओर उसके नीचे अंडरलाइन की है। तीसरा है हमारे घर के आगे मस्जिद है। मस्जिद तो है पर कहाँ है, घर के आगे। और नया वाक्य है कि मनीषा मानसी से मधुर गाती है। मनीषा कैसा गाती है, मानसी से मधुर गाती है, यानी कि अच्छा गाती है। तो जो मधुर शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन की है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। किसकी जगह, साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो जो जगह नाम का जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन आएगी। क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं कि निर्देशित वाक्यों में के जो शब्द है उसके पर ध्यान दे और स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद क्या होते हैं, प्रयुक्त शब्द, संज्ञा हो या सर्वनाम, उसके बाद में प्रयुक्त होते हैं। तो ये वाक्य में आए नए संज्ञा और शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं। साथ, चारों ओर, आगे, मधुर, की जगह, ये सब क्या है वो हमें नीचे अंडरलाइन की है। ये हमें संबंध दर्शाते हैं। तो राम और लक्ष्मण का संबंध है, बगीचा और दीवार का है, घर और मस्जिद का है, मानसी और मनीषा का है, और साजिद और वाजिद का संबंध है। चलो ये लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में ये दोनों। उसके बाद तीसरा है समुच्चय। जय बोधक अव्यय। समुच्चय वाचक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं कि दो वाक्यों, वाक्यांश अथवा शब्दों के परस्पर मिलने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। दो वाक्यों को लिखते हैं ना, और कैसे, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए आदि, इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय वाचक अव्यय। तो देखो पहला है वाक्य कि नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। इसमें और, इसलिए, यथापि, तथापि, ऐसे जो आए ना उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन करनी और कुछ नहीं करना है आपको। और हो, इसलिए हो, यथा हो, तथापि हो, किंतु हो, परंतु हो, ऐसे जो शब्द दिखाई दे ना तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो पहला वाक्य है नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। तो और शब्द आया, उसके नीचे अंडरलाइन की। उसके बाद में रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। तो रमेश ने मेहनत की तब प्रथम आए ना। मेहनत ही नहीं की होगी अभ्यास में तो कभी भी प्रथम आओगे नहीं। तो प्रथम आने के लिए क्या जरूरी है, अभ्यास करना, परिश्रम करना। तो रमेश ने परिश्रम किया इसलिए शब्द हमें बताता है समुच्चय बोधक अव्यय। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उद्धार है। तो तथापि ये शब्द के नीचे अंडरलाइन किए। निर्धन यानी कि गरीब, तथापि उद्धार है। तो ये जो वाक्य है, जो शब्द दो वाक्य तथा दो वाक्यों में जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखो और, इसलिए, तथापि, यदा, दा, ये सब का क्या करते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं। जो दो वाक्य के जोड़ने का काम करते हैं या परस्पर मिलने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। तो आपको ये
भी आपको अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आता है विस्मयाक बुद्धि अवयव कहे जाते हैं। किसे कहे जाते हैं? हम जो बोलते हैं ना, अरे हाय वाह ठहर बाप रे, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, जो खुशी हो, क्रोध हो, भय हो, ऐसा भाव प्रकट करते हैं। तो जो शब्द आश्चर्य यानी कि हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भाव को प्रकट करते हैं लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, यानी कि विस्मयाबुद्ध अवयव को गुजराती में क्या बोलते हैं आप? उद्गार वाक्य। जो हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं ना एकदम, उसको हिंदी में विस्मयादिक बोधक बोलते हैं और आप गुजराती में उसको उद्गार वाक्य बोलते हो। तो उद्गार का चिन्ह है, आप देखो गुजराती में उद्गार का चिन्ह कैसे करते हो? एक स्टैंडिंग लाइन करते हो और नीचे क्या करते हो? फुल स्टॉप करते हो ना। तो ऐसे अरे क्या बात करते हो, हाय रे ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक है, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप, जो हम अचानक से बोल देते हैं ना मुंह से, उद्गार वाक्य, इसको हिंदी में विस्मयादिक बोधक अवयव कहते हैं। तो आपको ये भी अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। आज देखो नीचे निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटिए। इसमें से आपको क्या करना है? देखकर लिखना है। ये सारे दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा अवयव है। हाँ देखो इसमें है ना, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे यह शब्द क्या बताता है? विस्मयादिक बोधक। मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रहे हैं, और तो क्या आ गया ना, समुच्चयवाचक। अंजलि सोनल के आगे बैठी है। अंजलि किसके आगे बैठी है? सोनल के आगे। आज मैंने बहुत कैसा खाया? कम खाया। तो आपको ये भी लिखना है। क्या लिखा है? आपने जो अवयव छाटे हैं उनका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाइए। और आगे के जो है ना उसके अंदर क्या लिखना है वाक्य, उसके नीचे अंडरलाइन करना और उसके आगे कौन सा अवयव आता है वो आपको लिखना है। तो आप ये सारा टॉपिक जो है व्याकरण की व्याकरण हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिख देना। और आज का जो होमवर्क है आपको, ये होमवर्क आज आपको घर पे कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हमारे दोहे, तो हम बाद में पढ़ेंगे दोहे। तो आज घर पे ये हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है हम साथ ही चला देते हैं, तो बाद में हमको रिवीजन करने का टाइम मिले। तो ये आपको आज घर पे कंप्लीट कर देना। थैंक यू।